हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। ये इसका पार्ट नंबर 1 है। यूनिट का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और ये बहुत बड़ी यूनिट है। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हमारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल होंगे क्योंकि हम इसमें हर एक चीज़ कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस होते रहेंगे हम वन लाइनर में उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे, बैक क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे वो भी हम देख लेंगे। तो इस यूनिट में बहुत सारे टॉपिक होंगे। यूनिट थोड़ी सी बड़ी होगी तो हमारे जो टॉपिक होंगे मेन टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हिंदी साहित्य दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, फिर पूरा भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, द्विवेदी युग, छायावाद वगैरह। तो बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत सारी इसकी वीडियोस बनेंगी। डीपली स्टडी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर वाइज देखा जाए तो मैं आपको ये अरिहंत की बुक से करा रही हूँ, ठीक है। और भी 3 बुक मैंने इसके साथ ली हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे जिस बुक से अच्छा लगेगा मैं आपको इसमें से करा दूँगी, जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमें पेपर में ना आता हो। और जो बुक्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो सेल्फ स्टडी के लिए परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो ये चैप्टर 3 है और यूनिट वाइज देखा जाए तो यूनिट 2 है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। तो अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रकृति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। तो जो भी चीज़ अतीत में बीतती है, चाहे वो तथ्य हों, प्रवृत्ति का वर्णन किया गया हो, विवरण किया गया हो, विवेचन या विश्लेषण किया गया हो, अगर हम काल क्रम की दृष्टि से देखें तो वो इतिहास हो जाता है, हिस्ट्री हो जाती है। तो हेरोडोटस ने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टि से करते हुए स्पष्ट किया था कि प्रत्येक सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर अंत में अपकर्ष की ओर अग्रसर हो जाती है। तो कहते हैं कि कोई भी सत्ता हो, एक बार तो बिल्कुल चरम उत्कर्ष तक पहुंचेगी, ऊंचाई तक पहुंचेगी और अंत में अपकर्ष की ओर अग्रसित हो जाती है और वो हिस्ट्री बन जाती है, उसे इतिहास कहा जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। सामान्यतः इतिहास शब्द से सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास का बोध होता है। तो जब भी हम हिस्ट्री वर्ड पढ़ते हैं तो या तो कल्चरल, सांस्कृतिक या राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल इतिहास का बोध होता है, परंतु साहित्य भी इतिहास से भिन्न होकर उससे ही जुड़ा हुआ है। साहित्य मतलब लिटरेचर। तो साहित्य के इतिहास का अर्थ है देशकाल की सीमाओं में विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करना। साहित्यिक रचनाओं के इतिहास को समझने के लिए साहित्यकार से संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों एवं परंपराओं को समझना आवश्यक होता है। पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने साहित्य के विकास की प्रक्रिया के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास किया है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत तेन महोदय, जो कि एक फ्रेंच इतिहासकार थे, उनका है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है तेन महोदय के ऊपर। तो तेन महोदय ने साहित्य के विकास की व्याख्या के 3 आधारभूत सूत्र बताए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में नोट करते चलिए कि तेन महोदय ने साहित्य के विकास की व्याख्या में 3 आधारभूत सूत्र बताए हैं। नंबर 1 जाति, दूसरा है वातावरण और तीसरा है क्षण। तेन का मानना था कि ये तीनों सूत्र जातीय परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण तथा समय विशेष की परिस्थितियों के सूचक हैं। अतः साहित्य के इतिहास को समझने के लिए इन तीनों को समझना आवश्यक है। किन तीनों बातों को? जाति, वातावरण और क्षण को, मतलब जातीय परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण तथा समय। इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम साहित्य के इतिहास को समझना चाहते हैं। और ये विचार किनके थे? ये थे तेन महोदय जी के। कुछ जर्मन इतिहासकारों ने केवल युग चेतना को साहित्य विकास का आधार माना है, वहीं कुछ अंग्रेज विचारक परंपरा को महत्व देते हैं। हडसन महोदय ने युग चेतना व परंपरा दोनों का समन्वय करते हुए साहित्यकार के विशिष्ट व्यक्तित्व को भी विकास का आधार बताया है। तो हडसन महोदय ने कहा है कि युग चेतना और परंपरा दोनों तो होनी ही चाहिए, साथ में साहित्यकार का विशिष्ट व्यक्तित्व भी विकास का आधार है। मार्क्सवादी चिंतक कवि के स्थान पर समाज की आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग संघर्ष के आधार पर साहित्य की व्याख्या करते हैं। तो कार्ल मार्क्स से तो जो उनको फॉलो करते थे तो मार्क्सवादी चिंतक कहलाते हैं और उनके हिसाब से आर्थिक परिस्थितियों और वर्ग संघर्ष के आधार पर भी साहित्य की व्याख्या की जाती है। फ्राइडवादी विचारक केवल मानसिक अंतर्द्वंद को ही साहित्य विकास का मूल कारक मानते हैं। और आई ए रिचर्ड्स जो एक पाश्चात्य विद्वान हैं, उनके जैसे विद्वानों ने काव्य
के शैली पक्ष की व्याख्या मनोवैज्ञानिक एवं अर्थविज्ञान के आधार पर की है। तो ये सारे जो फ्राइडवादी विचारक हैं, आई.ए. रिचर्ड्स हैं, जब हम पाश्चात्य परंपरा पढ़ेंगे तो इसमें हम इस सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो फिलहाल इसमें हमारा क्या है, तेन महोदय फ्रेंच इतिहासकार थे और उन्होंने कहा है कि जाति, वातावरण और क्षण ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं साहित्य के विकास के लिए। जर्मन इतिहासकार युग चेतना को साहित्य विकास का आधार मानते हैं। अंग्रेज विचारक परंपरा को महत्व देते हैं। हडसन महोदय ने युग चेतना और परंपरा दोनों को साथ में लेते हुए साहित्यकार के विशिष्ट व्यक्तित्व को भी विकास का आधार बताया है। और मार्क्सवादी चिंतक व्यक्ति के स्थान पर समाज की आर्थिक परिस्थितियों और वर्ग संघर्ष के आधार पर साहित्य की व्याख्या करते हैं, जबकि फ्राइडवादी विचारक केवल मानसिक अंतर्द्वंद को ही साहित्य विकास का मूल कारक मानते हैं। और आई.ए. रिचर्ड्स जैसे विद्वानों ने काव्य के शैली पक्ष की व्याख्या मनोवैज्ञानिक एवं अर्थविज्ञान के आधार पर की है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कोलाइड महोदय की मान्यता है कि किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति व विज्ञान के इतिहास का सार होता है। काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमागत दिशा और विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो कोलाइड महोदय क्या कहते थे कि किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का सार होता है, कि जो किसी देश का धर्म है, राजनीति है, विज्ञान है, उसका जो इतिहास का सार होगा वही काव्य का इतिहास होगा। काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमागत दिशा और विकास को देखना आवश्यक होता है। तो जब काव्य का इतिहास लिखते हैं तो लेखक को किस किस को देखना आवश्यक होता है, राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य को, कि राष्ट्र का उच्चतम लक्ष्य क्या है, उसकी दिशा कैसी है और उसका विकास क्या है, क्योंकि इसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो उपयुक्त सिद्धांतों को देखते हुए ये ज्ञात होता है कि बहुसंख्यक विद्वानों ने परंपरा, वातावरण व द्वंद्व पर ही अधिक बल दिया है तथा शेष 2 तत्वों की उपेक्षा की गई है। कुछ विद्वानों ने द्वंद्व को स्वीकार किया है, परंतु जहाँ द्वंद्व है वहाँ संतुलन होना भी स्वाभाविक है। द्वंद्व होता है ना, अंतर्द्वंद, जैसे हमारे मन में कोई बात चलती है तो वहाँ पे संतुलन होना भी आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक द्वंद्व का अंतिम लक्ष्य संतुलन स्थापित करना ही होता है। वस्तुतः विकास की प्रक्रिया में इनमें से किसी एक सूत्र पर आधारित नहीं हो सकती विकास की प्रक्रिया, क्योंकि कई सारे सूत्र होंगे, कई चीज़ें मिलेंगी तभी विकास होता है। तो भारतीय विचारकों ने साहित्य के इतिहास लेखन में युगीन परिवेश की महत्वता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर इतिहास लेखन करना है तो वहाँ का जो युगीन परिवेश है, ठीक है, उस युग का जो परिवेश है उसकी महत्ता पर इन्होंने बल दिया है। अतः कहा जा सकता है कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन, विश्लेषण युगीन चेतना एवं साहित्यकार की व्यक्तित्व प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। कि अगर हमें साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना है, विश्लेषण करना है, युगीन चेतना एवं साहित्यकार की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में ही साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ से तो स्टार्टिंग में से बस आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा टारगेट 100% है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, क्योंकि ये इस यूनिट की पहला टॉपिक था और टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ेंगे, कभी कभी वीडियो छोटी होंगी और कभी बड़ी भी होंगी, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसे नेक्स्ट टॉपिक पे। और